अब हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा था, हमने अभी तक किया क्या है बच्चों, बहुत सारे वेक्टर्स थे, उनका एडिशन कर रहे थे और एक रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे थे। हम कर क्या रहे थे अभी तक आप देखो जी, या तो ट्राइंगल लॉ यूज करते थे, तो हम क्या कर लेते थे कि ए वेक्टर ऐसे ले लेते थे, बी वेक्टर ऐसे ले लेते थे, फिर इन दोनों को जोड़कर रिजल्टेंट वेक्टर बताते थे। फिर अगर पॉलीगॉन लॉ यूज करते थे तो ए बी ऐसे, फिर सी, और फिर इनको जोड़कर रिजल्टेंट डी बना देते थे। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होता था वो क्या हो जाता था बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ पे रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना, इस तरीके से। तो ऐसे आप करते क्या था, दो या तीन वेक्टर को जोड़ते थे या सबसेक्ट करते थे और रिजल्टेंट वेक्टर बनाते थे। अभी तक हम यही करते आ रहे थे, है ना। लेकिन आप सोचो क्या इसका उल्टा भी किया जा सकता है कि आपको कोई एक वेक्टर गिवन हो और आपको उसको डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स में तोड़ दो, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। हम पहले क्या कर रहे थे कि धीरे 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 छोटे छोटे वेक्टर्स को ले रहे थे और उसको ऐड कर रहे थे। मतलब आप ऐसा सोचो कि जैसे मान लीजिए कि कोई खिलौने की कार है ना बच्चों, सबने खेला हुआ है, खिलौने वाली कार सभी ने देखी होगी। तो खिलौने खिलौने वाली जो कार होती है प्लास्टिक की, या फिर रियल कार भी होती है, प्लास्टिक की मान लो, उससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो प्लास्टिक की कार है, उसको जब बनाया गया होगा तो क्या किया होगा बच्चों, व्हील्स अलग बनाए होंगे, एक्सेल अलग बनाया होगा, प्लास्टिक का जो उसका कार का शेप है वो अलग से तैयार किया गया होगा, फिर व्हील्स को घुमाने के लिए मोटर अलग बनाई गई होगी, और फिर उन सारे कंपोनेंट्स को जोड़कर क्या बनाई होगी बच्चों, एक कार बनाई गई होगी। तो बच्चों हुआ क्या होगा कि ऐसे पूरे कंपोनेंट्स, व्हील, उसकी मोटर, फिर वो प्लास्टिक का जो उसका शेप है, वो सबको कंबाइन करके एक रिजल्टेंट बनाया गया। तो यही हो रहा था अभी तक कि आप दो तीन वेक्टर्स को लेते थे, जितने ही वेक्टर्स को लेना था उन सारे कंपोनेंट्स को ऐड करते थे तो आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता था, एक रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलता था, है ना। अब लेकिन अगर मान लो कि वही खिलौने की कार जो रिजल्टेंट बन चुकी थी, अगर आप एक बच्चे के हाथ में दे दो, तो आप बच्चों को तो जानते ही हो, वो खेलेंगे कम, तोड़ ज्यादा देते हैं चीजों को, सामान को, है ना। तो कार को तोड़ना चालू कर देगा, खेलेगा उससे कम लेकिन तोड़ना ज्यादा चालू करेगा। तो कहीं उसके व्हील्स निकाल देगा, कहीं उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ देगा, फिर मोटर निकाल देगा। तो ये भी पॉसिबल है ना, रिवर्स प्रोसेस, कि आप किसी एक वेक्टर को जिन कंपोनेंट्स से जोड़कर बनाया था, आप उस वेक्टर को दूसरे कंपोनेंट्स में तोड़ भी सकते हैं। लेकिन वेक्टर के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप वेक्टर्स को जरूरी नहीं है कि जिन कंपोनेंट्स को जोड़कर आपने वेक्टर को बनाया है, रिजल्टेंट वेक्टर को, उन्हीं कंपोनेंट्स में तोड़ो, आप किन्हीं दूसरे कंपोनेंट में भी तोड़ सकते हो बच्चों। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है इस तरीके से, अब ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर गिवन है, तो इसको कैसे तोड़ा जा सकता है। कोई आदमी ऐसा सोच सकता है कि भाई एक वेक्टर मैं ऐसे ले लूं और एक वेक्टर ऐसे ले लूं, तो दो वेक्टर्स ले लेता हूं। तो देखो इन दो वेक्टर्स का ये रिजल्टेंट ही तो है कि हम रिजल्टेंट को डिफरेंट वेक्टर्स में तोड़ सकते हो। लेकिन वेक्टर्स में एक खासियत ये होती है कि आप जरूरी नहीं है जिन वेक्टर्स को जोड़कर बनाया गया हो रिजल्टेंट, उन्हीं वेक्टर्स में तोड़ो, आप दूसरे वेक्टर्स में भी तोड़ सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ कि इस आर वेक्टर को तोड़ने का तरीका क्या है कि आप एक वेक्टर ऐसा ले लो 90 डिग्री पे, दूसरा वेक्टर ऐसे ले लो, इस तरीके से टूट जाएगा, है ना, ट्राइंगल लॉ से। या फिर आप ऐसा मान लो कि आपके पास एक वेक्टर ऐसा है, रेड कलर में जो बना रहा हूं, फिर एक वेक्टर ऐसा था और फिर एक वेक्टर ऐसा था, तो आपने इसको कितने में तोड़ दिया बच्चों, तीन वेक्टर्स में। या फिर एक तरीका ये है कि आप एक वेक्टर ऐसा ले लो, दूसरा वेक्टर ऐसा ले लो, तीसरा वेक्टर ऐसा ले लो, चौथा वेक्टर ऐसा ले लो, तब भी देखो जो आपका पॉलीगॉन कंप्लीट हो रहा है उसमें रिजल्टेंट तो आर वेक्टर ही है। तो ये रिजल्टेंट को तो आप कैसे भी तोड़ सकते हो, तीन में भी तोड़ सकते हो, दो में भी तोड़ सकते हो, पांच वेक्टर्स में भी तोड़ सकते हो। तो ये वेक्टर्स में किया जा सकता है। मतलब हम किसी एक वेक्टर को अगर तोड़ना चाहें तो कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स में भी तोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिन वेक्टर से ये रिजल्टेंट बना था सिर्फ उसी में तोड़ सकते हो, आप किसी में भी तोड़ सकते हो। तो किसी वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में तोड़ना, डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स में तोड़ना, पहले जोड़ना था तो वो एडिशन हो गया था, अब तोड़ना तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स।
या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो इसी को कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स भी कहा जाता है, रेजोल्यूशन को, है ना। कंपोनेंट करना, उसके टुकड़े करना, तोड़ना, है ना। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। तो आई होप आपको एग्जांपल समझ में आया होगा, और ये समझ में आया होगा कि किसी भी एक वेक्टर को कितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल चीज है, इसको किसी भी नंबर में तोड़ने से हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब इसको तोड़ना है परपेंडिकुलर वेक्टर्स में। मतलब जब हम कंपोनेंट्स करते हैं या रेजोल्यूशन करते हैं तो हम हमेशा उसको परपेंडिकुलर वेक्टर्स में तोड़ते हैं। जैसे ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, तो आप इसको एक वेक्टर ऐसे तोड़ो और दूसरा वेक्टर ऐसे बनाओ, है ना। तो ट्राइंगल लॉ से ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। या तीन वेक्टर्स में तोड़ना होता, अगर 3D में होता, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर तोड़ते हैं हम, है ना। मतलब जो भी वेक्टर्स में तोड़ना है, तो जनरली जो हम कंपोनेंट्स करते हैं वो परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं बच्चों, है ना। तो ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, हम कैसे भी कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, लेकिन जनरली जो हम तोड़ते हैं जिससे हमारा आसानी से क्वेश्चंस बन जाता है, वो हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को याद रखेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोला जाता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो भी हम कंपोनेंट बनाएंगे उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बोलते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे ना। कितने ही वेक्टर्स में तोड़ सकते हैं, कैसे भी वेक्टर्स में तोड़ सकते हैं, लेकिन जो हम कंपोनेंट किया जाता है या रेजोल्यूशन किया जाता है वो हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर्स में रिजॉल्व किया जाता है ना, और उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बोलते हैं। तो आई होप बच्चों आपको कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ में आया हुआ। अब इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं ये समझते हैं। तो बच्चों जो अभी हमने समझा उसको एक बार स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं ना। तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, आप भी अपनी कॉपी में लिखते चलो साथ में। तो देखो क्या पॉइंट है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a vector can break in two or three vectors. A vector can break into two or three vectors which are mutually perpendicular to each other, which are mutually perpendicular to each other, then these rectangular components of vector, these rectangular components of vectors, components of vector, है ना, are called as resolution of vector, are called as resolution of वेक्टर, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम तोड़ते हैं क्योंकि उसी से हमारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं, इसलिए ऐसा बताया गया। लेकिन ये बात भी आप याद रखेंगे कि वेक्टर को किसी भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है, कितने भी वेक्टर का एक वेक्टर सम हो सकता है ना। तो यहाँ पे उसको भी लिख लेते हैं, a vector can have any number of components, कितने भी नंबर कंपोनेंट्स से कितने भी नंबर हो सकते हैं, है ना, कंपोनेंट्स। लेकिन हम जनरली क्योंकि हम 2D या 3D में वर्क करते हैं तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर को 2 या 3 वेक्टर्स में तोड़ लेते हैं IJ K कैप के टर्म्स में, और उसी को हम ज्यादातर यूज लेते हैं, उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है ना बच्चों। अब देखो कैसे ब्रेक करते हैं वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले 2D में देख लेते हैं, फिर उसी को एक्सटेंड कर देंगे तो आपको 3D में भी समझ में आ जाएगा, है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका ये 2 डायमेंशनल फिगर बना लेते हैं सबसे पहले।
तो ये बच्चों आपका एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, और आपका कोई आर वेक्टर ऐसा है, और एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बना रहा है थीटा, है ना, ऐसा हमने समझ लिया। अब आपको बताना है कि इसको, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स में तोड़ना है, तो इसका एक अलोंग द एक्स एक्सिस वेक्टर तोड़ना पड़ेगा और इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये जो आर वेक्टर है इसको हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे जो अपन आपस में परपेंडिकुलर होंगे, है ना बच्चों। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ले। कहां पर बच्चों, एक्स में, देखो ये। तो ये आप यहां इतना चलोगे एक्स में और फिर यहाँ वाई में चलोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। अब ये कितनी वैल्यू है ये कैसे बताएंगे, तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो आप बताओ इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो आर है ना, इस राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों ये जो मैग्नीट्यूड है ये तो आर वेक्टर है और ये एंगल थीटा दिया हुआ है। तो ये अपना परपेंडिकुलर हो गया, ये अपना बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज आर के बराबर है। तो अगर आप साइन थीटा लगाओ बच्चों, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से परपेंडिकुलर मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। और अगर आप कॉस थीटा लगाओगे तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल्स टू आर। तो यहाँ से बेस की वैल्यू मिल गई आर कॉस थीटा। यानी कि आप ध्यान से देखो तो ये जो बेस है ये लेंथ आपको मिल गया बच्चों, कितना है ये आर कॉस थीटा बेस, और ये हाइट भी मिल गई आपको परपेंडिकुलर, ये कितना है बच्चों आर साइन थीटा। तो ये आर का हम जो एक्स के अलोंग कंपोनेंट है उसको एक्स कंपोनेंट कहेंगे, और जो ये आर साइन थीटा वाई के अलोंग है उसको हम वाई कंपोनेंट कहेंगे। हमने दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। आई होप आपको समझ में आया, क्लियर है ये। अब देखो बच्चों इनको वेक्टर्स बनाना है क्योंकि हमें तो रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। तो आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा ये दोनों तो मैग्नीट्यूड है, और अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है, आर वाई का मैग्नीट्यूड है ये, तो वेक्टर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, वेक्टर बनाने का तरीका हमने क्या सीखा था बच्चों यूनिट वेक्टर्स में, है ना, कि आप किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर बना सकते हो अगर उसका मल्टीप्लाई किससे कर दो, यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर से। तो हम यहाँ पर एक्स कंपोनेंट के जो अलोंग वेक्टर है, जो एक्स कंपोनेंट वाला वेक्टर है यानी कि आर एक्स वेक्टर, उसको बच्चों क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाइड बाई डायरेक्शन। और डायरेक्शन क्या है इसका, एक्स के अलोंग, एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो कितना माना है बच्चों अपन ने, आई कैप। तो एक्स के अलोंग वाला वेक्टर मिल गया आर एक्स वेक्टर, आर कॉस थीटा आई कैप। और फिर आपका आर वाई वेक्टर भी मिल गया, वाई के अलोंग वाला वेक्टर, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा बच्चों आर साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ आर साइन थीटा। और वेक्टर बनाना है तो वाई के अलोंग वाला यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यूनिट वेक्टर कितना होता है बच्चों, जे कैप वाई के अलोंग, ये तो अपन को पता है। तो ये दोनों वेक्टर मिल गए। अब ये दोनों जो कंपोनेंट है वेक्टर के ये मिलके ही तो रिजल्टेंट बना रहे हैं, या फिर उल्टा बोलो कि रिजल्टेंट को जब तोड़ेंगे तो ये दो वेक्टर्स मिलेंगे। तो रिजल्टेंट कैन बी ब्रेक इनटू एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। देखो कितने आसानी से हमने इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिख दिया। यानी कि इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर एक्स वेक्टर आपका क्या है बच्चों, आर कॉस थीटा आई कैप और प्लस आर साइन थीटा, सॉरी मैंने उल्टा तो नहीं, हाँ सही लिख रहा हूं, आर साइन थीटा जे कैप, वाई वाला कंपोनेंट आर साइन थीटा जे कैप है और एक्स वाला आर कॉस थीटा आई कैप है। तो इस तरीके से देखो बच्चों आपने वेक्टर फॉर्म में इसको सॉल्व कर लिया, रिजॉल्व कर लिया। तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। अब देखो ऐसा बार बार ऐसा लिखना और इतनी लंबी प्रोसेस करना ये सही नहीं है, मतलब इसको हमें जल्दी लिखना आना चाहिए। तो हम करते क्या है, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, आप वो हमेशा याद रखेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कोई भी वेक्टर है, ये है, ये आपका आर वेक्टर है और ये एंगल थीटा था। तो आप क्या किया करो कि इसके कंपोनेंट करना है, तो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग जिससे एंगल थीटा बन रहा है और एक उसके परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली बात है वो वाई एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में होगा। तो यहाँ पे ये जो आर के साथ थीटा एंगल जुड़ा है वो बच्चों हमेशा कंपोनेंट होता है कॉस थीटा वाला। जब थीटा जिसके साथ जुड़ा है वो कंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा वाला होगा, और जो उसके परपेंडिकुलर होगा वो साइन थीटा वाला होगा। तो हमेशा याद रखें
कभी भी किसी वेक्टर का कंपोनेंट करना है तो जिसके साथ एंगल थीटा है वो आपका कॉस का कंपोनेंट हो जाएगा, और जिसके साथ एंगल थीटा नहीं है वो आपका साइन का कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये वाई एक्सिस में तो जे कैप लग जाएगा और ये एक्स एक्सिस में है तो आई कैप लग जाएगा। लेकिन डायरेक्शन का ध्यान देना बच्चों, डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि जब आप एक्स और वाई कंपोनेंट अगर करेंगे तो उनका रिजल्टेंट आर ही बनना चाहिए। अब ऐसा नहीं, कई बार बच्चे ऐसे कर लेते हैं कि रिजल्टेंट ऐसा है और आप बोलो सर एक्स आर एक्स का कंपोनेंट ऐसा और आर वाई का कंपोनेंट ऐसा, तो भाई साहब इसका रिजल्टेंट तो नीचे आएगा, वो आर वेक्टर नहीं बनेगा। तो ऐसे डायरेक्शन बनाना गलत है। आपको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन ऐसी लेनी है ताकि अगर आप पैरेललोग्राम लगाओ तो एक्स और कंपोनेंट वाई कंपोनेंट का रिजल्टेंट वही वेक्टर हो जिसके कंपोनेंट की है। तो डायरेक्शन का बड़ा ख्याल रखना भाई। तो यहां से अगर ये डाइवर्जिंग है तो ये भी बाहर की तरफ होगा, ये भी बाहर की तरफ। अगर रिजल्टेंट वेक्टर अंदर की तरफ होता तो ये कंपोनेंट भी अंदर की तरफ होता और ये भी अंदर की तरफ होता। आई होप आपको क्लियर है कि कंपोनेंट कैसे करना है। और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके साथ थीटा अटैच हो तो डायरेक्टली आप क्या निकाल लो बच्चों, थीटा निकाल लो। और जिसके साथ थीटा अटैच नहीं है वो साइन थीटा हो गया, जिसके साथ थीटा अटैच है वो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हो गया। ये हमेशा याद रखेंगे तो आपका तुरंत रेजोल्यूशन हो जाएगा, कंपोनेंट हो जाएगा। अब ये रेजोल्यूशन और कंपोनेंट करने का फायदा क्या है, इसके इतने बेनिफिट है ना बच्चों, इतना ज्यादा ये यूज में आएगा और इतनी चीजों को आसान कर देगा, ये आपका भी थोड़ी देर में समझ में आएगा, है ना। तो बड़े बड़े सवालों को बहुत आसानी से करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, कंपोनेंट्स और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का। तो आप इतनी बातें नोट करो, फिर मैं आगे और बताता हूँ कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप चाहें तो इस एंगल की वैल्यू अगर ना भी दी गई हो तो आप एंगल भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो अगर ये आपको दो कंपोनेंट्स की वैल्यू पता है तो आपको क्या करना है कि टेन थीटा लगा लेना है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर मतलब वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। तो अगर आपको एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट पता है तो बहुत आसानी से आप आर वाई और आर एक्स निकाल सकते हो, है ना। इस तरीके से tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब आर वाई अपॉन आर एक्स। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो याद रखिएगा, ऊपर वो वाला कंपोनेंट आएगा जिसके साथ थीटा नहीं है और नीचे वो वाला कंपोनेंट आएगा एक्स कंपोनेंट जिसके साथ थीटा है, तभी tan थीटा का आंसर आएगा। अगर थीटा में वाई के साथ ले लेता तो फिर उल्टा हो जाता है ना, तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर चाहें तो एक चीज और देखें, इसमें cos थीटा अगर निकालना चाहें तो cos थीटा क्या होता है। cos थीटा की वैल्यू देखो बच्चों क्या हो जाएगी, देखो ये आर एक्स क्या है, आर cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी आर एक्स अपॉन आर, मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डिवाइडेड बाई आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर का रिजल्टेंट आप कंपोनेंट कर रहे हो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो उससे डिवाइड करोगे तो आपको cos थीटा की वैल्यू मिलेगी। ये मतलब यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट नहीं उतना ज्यादा, लेकिन अभी मैं आपको थ्री डायमेंशनल में डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, तो वहां पर ये चीज बड़ी काम की होगी आपके पास। मतलब आपका रिजल्टेंट वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उस डायरेक्शन में जो रिजल्ट है वो आपका कोसाइन देता है, कोसाइन, इसलिए इसको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन कितना हो गया बच्चों, थीटा अगर एक्स एक्सिस के साथ है तो cos थीटा लिखा जा सकता है आर एक्स अपॉन आर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये अभी थ्री डायमेंशन में हम यूज करेंगे और वहां से एक रिजल्ट निकालेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। देखो ये नोट कर लिया है आपने, तो नेक्स्ट पेज पे और कोई चीजें समझते हैं। जैसे बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि जल्दी से अगर आपको कैलकुलेट करना है रेजोल्यूशन, तो जिस लाइन के साथ थीटा आपको पता है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा वाला कंपोनेंट, और जिसके साथ थीटा नहीं है वो sin थीटा वाला। जैसे कभी भी तो उसको पूरा सॉल्व करने की, जैसे अभी अपन ने सॉल्व किया वैसी जरूरत नहीं है, आप तुरंत भी उसको कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि ये दो लाइंस है, परपेंडिकुलर है, कंपोनेंट्स करना है हमें, तो मान लीजिए आपका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा दिया है, लेकिन जो आप थीटा एंगल दिया है वो वाई एक्सिस के साथ दिया है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो फिर इसके दो कंपोनेंट कौन से होंगे, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। तो अब थीटा किसके साथ है बच्चों, जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है उसके साथ, तो उसको आप लिखोगे आर cos थीटा। याद रखेंगे जिसके साथ थीटा है वो कंपोनेंट cos थीटा वाला है, और जिसके साथ थीटा नहीं है वो वाला कंपोनेंट sin थीटा वाले के पास है।
अच्छा कभी कभी ये होता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है ना बच्चों, और डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि इन दोनों का रिजल्टेंट आर वेक्टर की डायरेक्शन बताना चाहिए, है ना। तो आप कभी कभी जो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, ये इस तरीके से नहीं होंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, किसी भी डायरेक्शंस में हो सकते हैं ये। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक फोर्स वेक्टर ऐसा है नीचे की तरफ, और आपको जरूरत पड़ी कि भाई मुझे इस तरीके से कंपोनेंट करना है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऐसे होने चाहिए, ये आपस में 90 डिग्री में है दोनों एक्सिस, और ये जो एंगल है ये बच्चों आपको बीटा दिया हुआ है। तो फिर आप दो कंपोनेंट्स कैसे करेंगे परपेंडिकुलर? तो आपका फोर्स वेक्टर नीचे है तो उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, एक ऐसे और एक ऐसे, ताकि जब आप रिजल्ट लें तो रिजल्ट आपका रिजल्टेंट एफ के डायरेक्शन में है। तो इस फोर्स वेक्टर का ये कंपोनेंट जिसके साथ एंगल बीटा है वो कॉस वाला होता है, तो ये हो जाएगा एफ कॉस बीटा। और ये वाला कंपोनेंट एफ साइन बीटा जिसके साथ बीटा नहीं है वो साइन वाला हो गया, और जिसके साथ बीटा है वो कॉस वाला हो जाता है। ऐसा कहाँ पे उपयोग होता है? तो आगे चलकर जब हम एनएलएम पढ़ेंगे तो ऐसे इंक्लाइंड प्लेन में एंगल थीटा पर आप ऐसे ब्लॉक रखोगे तो आपका नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, और mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है बच्चों। लेकिन ये एक्सेलरेट ऐसे करेगा इंक्लाइंड में एक्सेलरेट, तो हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कंपोनेंट करना होता है। क्यों करना होता है वो हम पढ़ेंगे जब एनएलएम में चलेंगे ना, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको। तो जरूरत होगी कि आपको एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट करना है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हुआ, एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हुआ, तो mg के ऐसे कंपोनेंट होंगे। तो अगर ये एंगल थीटा है तो बाद में बताया जाएगा कि ये एंगल थीटा आता है, तो mg के साथ वाला जो कंपोनेंट है थीटा के साथ वाला वो हो जाएगा mg cos थीटा, mg का cos थीटा वाला कंपोनेंट, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। तभी इंक्लाइंड प्लेन में जो एक्सेलरेशन होता है ना बच्चों वो g sin थीटा हो जाता है। ये आपको पढ़ाया जाएगा वहां पर, निकलवाएंगे अपन, है ना। अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कंपोनेंट्स की जरूरत कहाँ कहाँ कैसे कैसे पड़ जाती है। जैसे कोई भी आपका किसी भी टाइप का, मान लीजिए इस टाइप का आपके पास एक वेक्टर है, मान लीजिए ये वेलोसिटी वेक्टर थी इधर, लेकिन आपको जरूरत ऐसी है कि भाई ये एंगल अल्फा, ऐसे दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स तोड़ने, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया, इस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी वेक्टर इस v के कंपोनेंट्स हो गए। अब जिसके साथ एंगल जुड़ा है वो आपका कौन सा कंपोनेंट है बच्चों? कॉस अल्फा वाला, और जिसके साथ एंगल नहीं है वो आपका कौन सा कंपोनेंट है? साइन अल्फा वाला। तो देखो किन्हीं भी वेक्टर्स को आप तोड़ सकते हो, बहुत इजीली रिजॉल्व कर सकते हो। आप बस आपको याद रखना है जिसके साथ एंगल आपको गिवन है वो कॉस वाला कंपोनेंट है, और जिसके साथ एंगल गिवन नहीं है वो साइन वाला कंपोनेंट। तो आई थिंक आपको क्लियर है कि कंपोनेंट कैसे करते हैं। तो किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको सवाल में वो हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दिखेगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या कैसे भी हो सकता है, लेकिन आपको कंपोनेंट करना आना चाहिए। हम इसके आगे बढ़े तो देखो बच्चों, अभी हमने टू डायमेंशनल, जब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया था, दो कंपोनेंट आया था, एक एक्स के अलोंग एक वाई के अलोंग। तो आपने आर वेक्टर को कंपोनेंट्स के फॉर्म में ऐसे लिख दिया था कि आर एक्स एक्स कॉम्पोनेंट आई कैप प्लस वाई कॉम्पोनेंट जे कैप। तो अगर आपको एक्स और वाई कॉम्पोनेंट दिया है तो आप इससे क्या निकाल सकते हो बच्चों? बहुत इजीली आप चाहो तो आर वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या किया करें? सिंपली एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से आप चाहें तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो याद रखेंगे इस तरीके से आप, ये मैंने अभी पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में बताया था आपको, है ना, कि वहां पे एक्स वाला स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो आपको क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा थ्री डायमेंशन होगा तो क्या करेंगे हम? तो थ्री डायमेंशन भी बना लेते हैं, उसको भी सीख लेते हैं जल्दी से। तो देखो बच्चों, आपको मैंने ऐसे बनाया था, ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया बच्चों? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मैंने आपको बताया था राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली पहले कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना किसी भी पॉइंट पर, थोड़ा सा इसको फील करने के लिए अपन ऐसे बना लेते हैं, क्यूबॉइड बना लेते हैं, ताकि अपन को समझ में आए कि थ्री डायमेंशन में चल क्या रहा है। नहीं तो फिर वो समझ में नहीं आता है, दिक्कत होती है थोड़ी सी, है ना। तो एक बार ऐसे यहाँ पे क्यूब से अपन समझ लेते हैं, इस तरीके से ये, तो ये आपका यहाँ पे एक क्यूब कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरीके से अपन डालेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे क्यूब, ये वाला पॉइंट है। और आपका रिजल्टेंट वेक्टर ये है बच्चों, इस तरीके से, है ना।
इसको ब्लू कलर से बना लेते हैं। ये देखो, ये हमारा बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर है। ये आपका आर वेक्टर है। ठीक, तो अब ये जो आर वेक्टर है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पी पर, तो इसका तो भाई इसके भी कंपोनेंट्स हैं, इसके भी कर सकते हैं हम। इसका एक एक्स कंपोनेंट कर सकते हैं, फिर एक वाई कंपोनेंट कर सकते हैं, और फिर एक जेड कंपोनेंट कर सकते हैं। देखो, ये एक्स कंपोनेंट फिर वाई में चला, फिर जेड में चला, तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। वाई के अलोंग वाला कंपोनेंट ये वाई कंपोनेंट, और जेड के अलोंग वाला कंपोनेंट ये जेड कंपोनेंट, और ये एक्स वाला कंपोनेंट, तो ये आपका आर एक्स कंपोनेंट हो गया एक्स वाला, ये आर वाई कंपोनेंट हो गया, और ये आर जेड कंपोनेंट होगा। तो फिर आर वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, एक्स वाई जेड, तो ये इनिशियल से फाइनल पॉइंट जोड़ोगे तो आपको पॉलीगॉन लॉ से रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू आप 3 डायमेंशन में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, आप खुद सोचें। एक्स कंपोनेंट, और एक्स कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस है तो आई कैप, प्लस वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट अलोंग द वाई डायरेक्शन है तो जे कैप, और प्लस आर बच्चों जेड, जेड कंपोनेंट के कैप। तो देखो 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशनल फिगर में हम किसी वेक्टर को 3 डायमेंशन की स्पेस में 3 वेक्टर्स में तोड़ सकते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस, और एक अलोंग जेड एक्सिस। और अगर आपको इसी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि आर की वैल्यू निकालना है, तो फिर आप क्या करोगे, रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, आर जेड, जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इसका स्क्वायर, तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ऐसे आप मैग्नीट्यूड निकाल लोगे बड़े आसानी से, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हम कैसे चीजों को लिख रहे हैं या फिर बना रहे हैं 3 डायमेंशन में, है ना। तो 3 डायमेंशन में आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा, 3 डायमेंशन में आप डायरेक्शन कोसाइंस का भी यूज कर सकते हो। मैंने अभी डायरेक्शन कोसाइन बताया था। अगर आपको किसी वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है बच्चों, अगर आपको किसी वेक्टर आर वेक्टर का एंगल किसी एक्सिस के साथ थीटा दिया हुआ है ना, किसी भी आर वेक्टर का एंगल किसी एक्सिस के साथ दिया गया है, या मान लो ये एक्स एक्सिस होता, या वाई एक्सिस होता, या जेड एक्सिस होता, तो आप चाहते तो ये थीटा इसकी डायरेक्शन से निकाल सकते थे, जिसके साथ ये डायरेक्शन अटैच है उसको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, जिस डायरेक्शन में आप इसका कंपोनेंट ले रहे हो डिवाइड बाई रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। मैंने अभी बताया था आपको पिछले जो स्लाइड है उसमें। तो इसका यूज करते हुए हम एक रिजल्ट निकालेंगे जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और कई बार वो क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा गया है, तो आपको सिर्फ टिक करके आना होता है रिजल्ट, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड एक हम यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं जल्दी से। देखो, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐसा मान लेता हूँ कि जो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बच्चों, 3D में जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपका, वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो एंगल अल्फा मान लेते हैं, जो वो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको एंगल बीटा मान ले सकते हैं, और जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको हम गामा मान लेते हैं। तो 3 एंगल तीनों एक्सिस से मान लिया 3D में। एक्स एक्सिस के साथ रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस का रिजल्टेंट वेक्टर के साथ एंगल बीटा है, और जेड एक्सिस का रिजल्टेंट वेक्टर के साथ एंगल जो है वो गामा है। अब आप यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर लिख सकते हो बच्चों, तो यहाँ पे लिखें हम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर लिखें। तो अगर आप एक्स कंपोनेंट लिखेंगे बच्चों आर एक्स, तो आर एक्स इस रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, तो एक्स कंपोनेंट का कोसाइन कितना हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है बच्चों, तो यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा हो गया, और यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइन है अल्फा वो आर एक्स के साथ है, तो आप यहाँ पे कॉस अल्फा लिख सकते हो। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या लिख लेंगे बच्चों अपन, ए आर एक्स अपॉन रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखो कॉस अल्फा, अल्फा किसके साथ डायरेक्शन कोसाइन में है, एक्स एक्सिस के साथ, एंगल है ना एक्स एक्सिस के साथ, इसलिए कॉस अल्फा हम क्या लिख सकते हैं, जिसके साथ एंगल है एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आर एक्स डिवाइड बाई रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फिर वैसे ही आप किसको लिख सकते हैं, वाई एक्सिस के साथ। देखिए हम कैसे लिखते हैं इसको। तो बच्चों ये अपन ने डायरेक्शन कोसाइन अल्फा निकाल लिया, रिजल्टेंट वेक्टर के साथ एक्स कंपोनेंट के साथ जो एंगल दिया है उसकी वैल्यू लिख ली। मैंने अभी आपको बताया इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और आर क्या है बच्चों, देखो आर जो मैग्नीट्यूड है वो तो पूरा ये है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर एक्स वेक्टर, सॉरी आर एक्स एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ रिजल्टेंट डिवाइड बाई रूट ओवर
आर का मैग्नीट्यूड क्या लिखा जा सकता है, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद फिर कॉस बीटा लिखें। अच्छा बीटा किसके साथ एंगल है, तो वाई एक्सिस के साथ, तो इसका भी डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हो आप, वाई के साथ जो एंगल है रिजल्टेंट का, तो वाई एक्सिस अपॉन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो कॉस बीटा लिखा जाएगा वाई एक्सिस का कंपोनेंट अपॉन रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो आर वाई डिवाइड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। फिर वैसे ही आप चाहो तो कॉस गामा भी लिख सकते हो। तो कॉस गामा क्या लिखोगे बच्चों, गामा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ जेड कंपोनेंट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रिजल्टेंट का जेड कंपोनेंट अपॉन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो इसको आप लिख सकते हो आर जेड डिवाइड बाई रूट ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, है ना। ऐसे हम कर सकते हैं, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। फिर आगे देखते हैं इसका, देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आएगा। तो आप एक काम करो, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यूज आपको दी गई हैं, आप इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, यानी कि हम करें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो इक्वल्स टू बच्चों क्या मिलेगा अगर आप इक्वल्स टू करोगे, तो देखो कॉस स्क्वायर अल्फा करो तो ये रूट हट जाएगा और यहाँ पे आर एक्स का स्क्वायर बचेगा, फिर यहाँ से भी ये रूट हट जाएगा, आर वाई का स्क्वायर बचेगा, फिर यहाँ पे भी रूट हट जाएगा, आर जेड का स्क्वायर बचेगा, और तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे आर न्यूमरेटर में बचेगा आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर आर जेड स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर है। न्यूमरेटर में बचेगा जब आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर डिवाइड बाई एलसीएम आपका कॉमन था तीनों में, तो ये भी कितना है आर एक्स का स्क्वायर रूट हट गया है, आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, तो आप ध्यान से देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो कितना बचा 1, यानी कि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्टेंट आया कि डायरेक्शन कोसाइंस का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है, अगर आप उसका कोसाइन और स्क्वायर ऑफ कोसाइन लें और सबको ऐड करें तो रिजल्ट 1 आता है, ये रिजल्टेंट 1 के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, और कई बार डायरेक्टली यही ऑप्शन में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट रिलेटेड टू डायरेक्शन कोसाइंस, तो बस आपको ये ऑप्शन टिक करके आना होता है ना, बाकी आपका काम बन जाता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं मतलब किसी भी वेक्टर का जो एंगल होता है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा, उनका कोसाइन का स्क्वायर को एडिशन करोगे तो आपको रिजल्ट 1 के बराबर मिलेगा, है ना, इक्वल्स टू 1। तो आई होप आपको ये क्लियर है। और कई बार इसी इक्वेशन को थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में लिख देते हैं, वो कॉस स्क्वायर अल्फा को आप क्या लिख सकते हो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस बीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस गामा को क्या लिख सकते हो बच्चों कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाता है, और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस साइन स्क्वायर गामा बचता है इक्वल्स टू 1। अब देखो बच्चों 1 को इधर ले आओ, ये पूरी चीज को उधर ले जाओ, तो साइन वाले टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 इधर आएगा तो नेगेटिव, तो 3 माइनस 1 2 बचेगा। तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकल के आता है जो कभी कभार पूछ लेता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2, 3 माइनस 1 बच्चों 2 हो जाएगा, है ना। तो सॉल्व आप कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। कॉस को आप लिख सकते हो ना 1 कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, कॉस बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हो, और कॉस गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हो। तो 3 1 आएंगे ऐड होके ये 3 बन जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 तो है ही, और 1 को इधर लाओगे तो माइनस, और ये पूरी चीज को उधर ले जाओगे तो सब प्लस हो जाएंगे, तो 3 माइनस 1 2 बचेगा। तो याद रखेंगे जब आप कॉस के स्क्वायर को ऐड करते हो, कॉस स्क्वायर को ऐड करते हो तो 1 रिजल्ट आता है, और साइन स्क्वायर को ऐड करते हो अल्फा बीटा और गामा का तो आपका रिजल्टेंट 2 आता है 2, है ना। तो कोई भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड, तो आप इसका यूज करें और सही आंसर टिक करें, है ना बच्चों।
तो आई होप आपको क्लियर होगा कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं और क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे जल्दी से एक चीज और देख लेते हैं, हालांकि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक बार, लेकिन यहाँ पे जनरलाइज तरीके से लिख लेते हैं। जैसे कितने भी वेक्टर्स का एडिशन हो और कितने भी वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन हो, ये कंपोनेंट फॉर्म में बड़ा इजी होता है उनको ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करना। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट दिया गया है आई कैप, प्लस इसका वाई कंपोनेंट है जे कैप, प्लस जेड कंपोनेंट के कैप। ऐसे ही लगते हैं हम थ्री डायमेंशन में किसी वेक्टर को। एंड बी वेक्टर आपको दिया है, बी का एक्स कंपोनेंट आई कैप, प्लस बी का वाई कंपोनेंट जे कैप, प्लस बी का जेड कंपोनेंट के कैप। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि ये कंपोनेंट करने का तरीका या कंपोनेंट फॉर्म में आपको दिया हो आई जे के टर्म्स में, तो इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन बड़ा ही आसान हो जाता है बच्चों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो आप याद करो, मैंने आपको जब पैरेललोग्राम लॉ बताया था तो मैंने आपको बताया था कि चीजों को जोड़ना और घटाना कब आपके लिए आसान है, जब वो स्केलर्स होते हैं। स्केलर्स को जोड़ना और घटाना बड़ा आसान होता है। तो वेक्टर्स को भी स्केलर की तरह ट्रीट हम कब कर सकते हैं, उनको स्केलर की तरह जोड़ या घटा कब सकते हैं? तो आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था जब या तो वो सेम डायरेक्शन में हो या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, है ना। तो यहाँ पर देखो आई कैप वालों को, जे कैप वालों को और के कैप वालों को आप डायरेक्टली स्केलर की तरह जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, और आई जे के आ जाएगा, क्योंकि आई वाले जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, जे वाले जो है वो एक ही डायरेक्शन में, और के वाले जो है वो जेड डायरेक्शन में। तो इसलिए कंपोनेंट में आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, बहुत आसानी से आप जोड़ या घटा देते हो। जैसे अगर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई, कर दो। आप एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से जोड़ दो, ए एक्स प्लस बी एक्स, तो ये आई आई वाले जुड़ जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में। वैसे ही जे वाले वाई वाई वाले कंपोनेंट भी जुड़ जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, स्केलर की तरह ऐड कर देते हैं आप सिंपली। इसलिए कंपोनेंट फॉर्म आपको बहुत बेनिफिट देता है, कैलकुलेशन से बचा लेता है और डायरेक्टली सॉल्व कर पाते हो आप। वैसे अगर आपको सब्सट्रैक्शन वेक्टर निकालना हो तो बड़े ही आसानी से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर दो, तो बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये माइनस आई में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप पता है ये माइनस आई और प्लस आई तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये सब्सट्रैक्ट होंगे फिर। तो फिर आप इनको ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप लिख सकते हो, फिर ए वाई माइनस बी वाई जे कैप लिख सकते हो, और फिर ए जेड माइनस बी जेड के कैप लिख सकते हो। फिर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। अगर किसी एंगल के साथ, किसी भी एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ या जेड एक्सिस के साथ आप एंगल निकालना चाहो तो फिर डायरेक्शन कोसाइन यूज कर लो। जिस भी एक्सिस के साथ निकालना है भाई, अगर एक्स एक्सिस के साथ निकालना है तो अल्फा निकालना है, तो कॉस अल्फा डायरेक्शन कोसाइन तो आपको आता ही है भाई। क्या कर लोगे, जो आपका एक्स कंपोनेंट है, जैसे आपको रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट चाहिए तो आर एक्स का रिजल्टेंट कंपोनेंट मतलब ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई जो ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मतलब रूट ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ए जेड प्लस बी जेड का होल स्क्वायर, वो आप कर दोगे तो ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से आपको अल्फा मिल जाएगा। अगर आप वाई एक्सिस के साथ निकालना चाहते हो तो यहाँ पे वाई अपॉन आर कर देना। अगर जेड एक्सिस के साथ निकालना चाहते हो तो जेड एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के कंपोनेंट के साथ आप क्या कर देना बच्चों, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड कर देना। तो इस तरीके से डायरेक्शन कोसाइन से आप किसी भी एक्सिस के साथ एंगल भी निकाल लोगे। तो आप देखें कितना आसान है इसमें, किसी भी वेक्टर का एडिशन करके उसका मैग्नीट्यूड निकालना और किसी भी वेक्टर का क्या करना बच्चों, किसी भी एक्सिस के साथ एंगल निकालना, है ना। तो बड़ा आसान हो जाता है। तो कई बार ऐसे होते हैं कि कई प्रकार के सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आप अगर केसेस याद रखें पैरेललोग्राम लॉ के, तो केसेस डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, डायरेक्टली अप्लाई हो जाते हैं, तो बहुत आसानी से आपके रिजल्ट आ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपका बच्चों कंपोनेंट मेथड से बहुत आसान हो जाता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको सवाल में कौन ज्यादा बेनिफिट पहुंचा रहा है, पैरेललोग्राम लॉ के रिजल्ट से वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो रहा है कि कंपोनेंट करने से जल्दी सॉल्व हो रहा है, ये आप देखेंगे और उसके हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। तो जो ज्यादा आपको इजियर लगे, जो ज्यादा आसान लगे और जो ज्यादा जल्दी आपको रिजल्ट दे, आप उनका यूज करेंगे, है ना। क्योंकि जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, ये जो आप वेक्टर्स वगैरह पढ़ रहे हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा फिजिक्स में, वेक्टर्स के अलग से क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी टॉपिक का, फोर्स का या फिर वेलोसिटी का या रिलेटिव मोशन का, तो वहां पे ये वेक्टर एडिशन
और वेक्टर के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, लेकिन रिजल्ट निकालने के लिए फर्दर कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो आप जितनी जल्दी बेसिक मैथमेटिक्स वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे उतनी जल्दी आपका फिजिक्स का क्वेश्चन खत्म होगा, क्योंकि यही टाइम लेता है ना। तो इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है अगर हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करना है। तो आपको याद रखना है कि जितनी जल्दी सॉल्व कर पाए वो उतनी जल्दी सॉल्व करें। तो जहां पे कंपोनेंट मेथड इजियर है वहां कंपोनेंट मेथड से सॉल्व करें, जहां पर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन पैरेललोग्राम लॉ से यूज हो रहा है और वहां पे आपको लग रहा है कि आपको डायरेक्ट रिजल्ट ओरली बता सकते हैं, वहां पे वो यूज कर लें। तो जैसा समय के साथ सवालों में यूज होना होगा हम यूज करेंगे और उसका रिजल्ट निकाल लेंगे। तो आई होप बच्चों आपको रेजोल्यूशन और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स क्लियर होगा, समझ में आया होगा। अब इसमें जो सेक्शन बचता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बचता है, तो हम उसको करेंगे, है ना। देखिए बच्चों अब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, रेजोल्यूशन और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स और आपका यूनिट वेक्टर्स वो सब हम पढ़ चुके हैं, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी जल्दी। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका उसके डायरेक्शन का पैरेलल यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब कुल मिला के रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर चाहिए, डायरेक्शन चाहिए अपन को। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है बच्चों, ये तो आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। ए वेक्टर आपका कितना है बच्चों, आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप, फिर यहाँ पे प्लस साइन 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस के कैप। और आपको पता है यूनिट वेक्टर के टर्म्स में जोड़ना बड़ा आसान है, क्योंकि आई आई वाले जे वाले के वाले सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो वो स्केलर की तरह ऐड होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका। तो 1 प्लस 3 जोड़ दो तो ये 4 आई कैप हो गया, फिर 4 माइनस 5 जोड़ोगे तो माइनस जे कैप हो जाएगा, माइनस 2 प्लस के जोड़ोगे तो माइनस के कैप हो जाएगा। अच्छा ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, लेकिन हमें तो यूनिट वेक्टर चाहिए आर कैप। तो अपन को पता है रिजल्टेंट वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया 4 आई कैप प्लस सॉरी माइनस जे कैप माइनस के कैप डिवाइड बाई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पता है रूट ओवर एक्स का स्क्वायर, जैसे 4 का स्क्वायर बच्चों 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये आ जाएगा टोटल आपका 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डिवाइड बाई रूट 18। और रूट 18 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 3 सॉरी 9 इंटू 2, और 9 से रूट बाहर आ जाएगा तो 3 आ जाएगा बाहर। तो ये 1/3 रूट 2 बाहर आ गया, और ब्रैकेट में ये पूरा वेक्टर बचा ऊपर का 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज द वेक्टर यूनिट वेक्टर विच इज बच्चों क्या, पैरेलल टू रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। तो आई होप आपको क्लियर है हमने कैसे आंसर निकाला है। बाकी आपको अगर कभी चेक करना हो तो यूनिट वेक्टर आपका सही आया है कि नहीं चेक करने के लिए आप इसका मैग्नीट्यूड लेके देखना। जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो 1 आना चाहिए, है ना। अगर 1 आ गया तो मतलब सही है, और नहीं आया तो मतलब गलत है। अगर आपको कंफ्यूजन हो, कभी ऐसा लग रहा हो कि सही है कि नहीं है, तो आप जो यूनिट वेक्टर निकालते हो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया करो, वो 1 के बराबर होना चाहिए, तो मतलब आपका आंसर सही है। अगर कभी चेक करना हो और अगर कॉन्फिडेंट हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल है। देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द यूनिट वेक्टर। तो आपके पास एक यूनिट वेक्टर दिया है, उसमें एक लैम्डा का टर्म आ रहा है, आपको बताना है उस लैम्डा की वैल्यू क्या है। तो बड़ा ही सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है बच्चों, आप भी बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, तो आपको पता है यूनिट वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, इसको लेट सपोज ए यूनिट वेक्टर मान लेते हैं। तो जो भी ये ए यूनिट वेक्टर है, इसका जो भी मैग्नीट्यूड है वो तो 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया हुआ है 1 होता है ना। तो हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों, 1। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, रूट ओवर 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 1। आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो ये हो जाएगा 0.16 प्लस 0.64 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अच्छा ये होगा 0.80, उधर जाएगा तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.80, 0.2 बचेगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई रूट ओवर 0.2। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, है ना। तो ऐसे सिंपल सिंपल से आसान आसान से क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है,
इसको सॉल्व करना है। ये बोला है ए वेक्टर दिया हुआ है आपको 2i कैप जे कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर आपको i कैप प्लस जे कैप दिया है। आपको एक वेक्टर सी बताना है और सी वेक्टर आपको बताना है कि उसका मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है ए वेक्टर के, और उसकी डायरेक्शन जो है वो बी के जैसा है। यानी कि कुल मिला के आपको करना क्या है कि एक सी वेक्टर निकालो। तो ये जो सी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो किसके मैग्नीट्यूड के बराबर है बच्चों? ए वेक्टर के, और इसकी डायरेक्शन है बी वेक्टर के अलोंग। तो बी वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन अगर हम लेंगे तो बी वेक्टर का क्या चाहिए बच्चों? यूनिट वेक्टर। तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाल लो, बी का यूनिट वेक्टर निकाल लो, यहाँ पे पुट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा इस फॉर्मूले में। तो हम करते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो बड़ा आसान है बच्चों निकालना, ये तो फॉर्मूला पता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 3 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाता है? 9। तो ये √14 आ गया। तो मैग्नीट्यूड तो आ गया। वैसे आप बी कैप भी निकाल सकते हो। तो बी कैप क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर कितना है? आई कैप प्लस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड बच्चों √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 आ गया। तो ये √2 आ गया। अब आप ये वाली वैल्यूज बी कैप और ए का मैग्नीट्यूड ऊपर पुट कर दो। तो ए का मैग्नीट्यूड आया √14 मल्टीप्लाइड बाई बी यूनिट वेक्टर आया है आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। तो यहाँ से √2 ये कैंसिल हो जाएगा तो √7 बचेगा। तो दिस विल बिकम √7 आई कैप प्लस √7 जे कैप। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सी वेक्टर विच हैज द मैग्नीट्यूड सेम एज किसके जैसा बच्चों? ए वेक्टर एंड हैज द डायरेक्शन सेम एज बी वेक्टर। तो आई होप आपको क्लियर है कि कैसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। तो अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ये बोला गया है कि अ वेक्टर x एक वेक्टर है व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स a एंड b, a और b को जब आपने जोड़ा तो उसका जो रिजल्टेंट होगा और आपका वेक्टर x है गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है और x वेक्टर को जोड़ोगे तो उसका जो यूनिट वेक्टर, उसका जो रिजल्ट है वो आपका यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस आएगा। तो आपको बताना है कि x वेक्टर फिर कितना होना चाहिए। अच्छा, आपको ये तो पता है यूनिट वेक्टर अलोंग क्या होता है बच्चों? y एक्सिस j कैप होता है ना। यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपका r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, जब इस रिजल्टेंट वेक्टर को ऐड किया जाए किसके साथ? x वेक्टर के साथ, तो जो उसका रिजल्ट आता है वो यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस आता है। तो आपको पता है यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस तो j कैप होता है। तो x वेक्टर प्लस r वेक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू j कैप। तो x वेक्टर की वैल्यू अब यहाँ से निकल आएगी। r वेक्टर को अपन निकाल देते हैं सबसे पहले। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? a प्लस बी। तो देखो बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं मैं, है ना। तो आई कैप वालों को ऐड करो तो 3 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 5 आई कैप। फिर यहाँ पे -5 + 4 तो माइनस जे कैप। फिर यहाँ पे 7 के कैप और -3 के कैप, तो +4 के कैप आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आप पुट कर दो, अप्लाई कर दो इस इक्वेशन में। तो ये आ गया आपका x प्लस रिजल्टेंट वेक्टर 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, है ना बच्चों। तो इसको आप अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा इक्वल्स टू जे कैप, है ना। अब ये पूरे टर्म इधर ले जाओ तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको x वेक्टर। तो x वेक्टर की वैल्यू क्या मिलेगी? ये 5 आई कैप इधर आएगा तो -5 आई कैप, ये जे कैप इधर आएगा तो प्लस, तो j प्लस जे 2 जे कैप हो जाएगा, और 4 के कैप इधर आएगा तो -4 के कैप हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x वेक्टर। तो हमने फाइंड कर दिया ना। तो बड़ा ही सिंपल था, आपको समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड हैज इट्स y कंपोनेंट 5√2 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट इट्स x कंपोनेंट। तो आपको x कंपोनेंट बताना है। तो आप तो कंपोनेंट जानते ही हो, कंपोनेंट में आपको सिखा चुका हूँ। तो ये आपका y कंपोनेंट, ये आपका x, मतलब ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो ये वेलोसिटी किसी एंगल पे होगी 10 मीटर पर सेकंड की, है ना। अब ये एंगल हमें थीटा अगर मान ले तो हमें ये एंगल थीटा भी नहीं पता है। तो इसका एक x कंपोनेंट है कितना बच्चों? इसको हम vx बोल दें, इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और इसका एक y कंपोनेंट है तो इसको हम vy बोल दें। अब आपको पता है इसका y कंपोनेंट दिया हुआ है,
लेकिन आपको ये भी पता है कि जो y कंपोनेंट होता है वो आपका क्या होता है बच्चों, y कंपोनेंट कैन बी रिटन एज, देखो y कंपोनेंट के साथ थीटा नहीं जुड़ा है, मैंने थीटा x के साथ लिया है, तो y कंपोनेंट होगा v sin थीटा, जिसके साथ आपका थीटा नहीं होता है वो साइन वाला कंपोनेंट है। तो v sin थीटा, इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसका मैग्नीट्यूड दिया है 5√2, तो v की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 10 sin थीटा, यहां से आपका थीटा निकल आएगा और ये 5√2, तो ये कैंसिल ये 2, तो 2 से √2 से 2 डिवाइड होगा तो sin थीटा बिकम्स 1/√2, और अगर sin थीटा 1/√2 है तो थीटा आपका 45 है। बस एक बार थीटा की वैल्यू आ गई तो आप x कंपोनेंट वैसे ही निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो vx, जो x कंपोनेंट निकालना था वो क्या होगा, इसके साथ थीटा अटैच है तो ये हो जाएगा v cos थीटा, और थीटा की वैल्यू 45 है तो v10 मल्टीप्लाइड बाई cos 45, और cos 45 फिर से 1/√2 हो जाएगा, तो इसको 2 into 5 लिखोगे तो √2 से √2 कैंसिल, √2 बचेगा तो ये 5√2 आ जाएगा। तो x कंपोनेंट भी इस वेलोसिटी का 5√2 मीटर पर सेकेंड है। तो आई होप आपको क्लियर है कि कैसे निकाला गया। अब बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो कंपोनेंट मेथड है ये कई बार बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए, बहुत आसानी से रिजल्ट निकल आते हैं ना। लेकिन याद रहे कभी कभी आपको पैरेललोग्राम जो आपने सीखा है वो भी आपको काम आता है, तो उसको भी याद रखें, उसके केसेस अगर जल्दी सॉल्व करना है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो कंपोनेंट वाली मेथड है जोड़ने की, ये बड़ी काम आ जाती है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, एक डायरेक्शन वाले वेक्टर्स आ जाते हैं और उनको हम डायरेक्टली कैसे जोड़ देते हैं बच्चों, स्केलर की तरह, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फायदेमंद होता है। जैसे अगर आप चाहें तो कुछ रिजल्ट जो हमने पैरेललोग्राम लॉ से निकाले थे वो यहाँ पर आप डायरेक्टली कंपोनेंट से निकाल सकते हो बहुत आसानी से, जहां पे हमने बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन किए हुए थे। देखो कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। तो बच्चों एक काम करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ का ही रिजल्ट लेते हैं जो वहां पे हमने सीखा है, उसको एक बार चेक करते हैं कि कंपोनेंट मेथड से कैसे आसान होगा। तो बच्चों यहाँ पे एक बी वेक्टर हमने लिया था, है ना, स्मॉल बी वेक्टर लिया था, उसको स्मॉल बी वेक्टर लिख लेते हैं, और यहाँ पे इनके बीच का एंगल थीटा था, और फिर यहाँ पर आपने स्मॉल ए वेक्टर लिया था। इन दोनों को रिजल्ट जो किया था आपने जोड़ा था तो आपका रिजल्टेंट आ गया था। वो रिजल्टेंट का आपको फॉर्मूला भी याद है, तो इसको एक काम करते हैं कंपोनेंट से करते हैं और देखते हैं कितनी आसानी से इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो बच्चों एक आपके पास बी वेक्टर है, बी वेक्टर को आप तोड़ सकते हो, इसको ऐसे ऐड करना तो पैरेललोग्राम लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको कंपोनेंट करके जोड़ता हूं। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, अगर आप बी का कंपोनेंट लें ए की डायरेक्शन में, बी का कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में बच्चों, ए की डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मैंने हमेशा बोला था आपको कि जब भी दो वेक्टर्स का आप कंपोनेंट करते हो तो हमेशा क्या कंपोनेंट करना चाहिए, एक किसी डायरेक्शन में अगर आप कंपोनेंट कर रहे हो तो दूसरा कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। तो हमने एक बी का वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो ए के डायरेक्शन में कर लिया और एक उसके परपेंडिकुलर कर दिया। अब देखो बी का ये वाला कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में वो थीटा के साथ अटैच है, तो ये हो गया बी कॉस थीटा, और बच्चों ये वाला कंपोनेंट हो गया बी साइन थीटा, है ना, ऐसे ही तो होगा। अब आप ध्यान से देखो तो इसको इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते हो, आपका ये जो वेक्टर है बी कॉस थीटा और ए ये तो सेम डायरेक्शन में आ गए, तो ये स्केलर की तरह जुड़ गए, तो ये वाला वेक्टर जो है वो आपका कितना हो गया बच्चों, ए प्लस बी कॉस थीटा सिंपली। और इसका जो ये परपेंडिकुलर वाला वेक्टर है बच्चों, ये जो बचा है, मतलब अब बी हट गया ना, उसके कंपोनेंट कर लिए फिर जोड़ रहे हैं, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में तो वो ऐड हो गए। फिर ये बी साइन थीटा वाला ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये बी साइन थीटा हो गया। अब देखो बच्चों 90 डिग्री पे आप किसी वेक्टर को जोड़ना जानते हो, जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, आप 90 डिग्री पे किसी वेक्टर को जोड़ना चाहते हो ना, ये यही तो पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट आया था। तो यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट है 90 डिग्री पे अगर आपके वेक्टर्स हैं दो, तो उनका रिजल्टेंट डायरेक्टली आप लिख सकते हो, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ए की जगह क्या आ गया, ये पूरा वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे उसका स्क्वायर, तो आपको वही रिजल्टेंट मिलेगा जो वहां पैरेललोग्राम लॉ से मिला था, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और वैसे ही आप इसके लिए क्या निकाल सकते हो, अल्फा। अल्फा आप जानते हो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, बी साइन थीटा, और बेस किसके बराबर है, इसके बराबर, तो आप tan अल्फा भी निकाल सकते हो। तो देखो बच्चों परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन
बेस विच इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा। तो देखो कितने आसानी से यहाँ पे वो रिजल्ट वेरीफाई हो जाते हैं ना। वहां पे आपने देखो बहुत सारा काम किया था, टिग्नोमेट्री लगाई थी, फिर साइन के फॉर्मूले यूज किए थे, फिर उसको सॉल्व किया था। यहाँ पे देखो डायरेक्टली हमने कंपोनेंट किए और उसको जोड़ दिया। बस 90 डिग्री वाला केस आपको याद रहना चाहिए, वो भी ऐसे हाइपोटेनिस से आपको पता ही होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपोनेंट मेथड कई बार कितने फायदेमंद होती है। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि आप ये जो कंपोनेंट मेथड है ये सिर्फ आप एडिशन के लिए लगा सकते हो, इससे वह रिजल्ट भी, वो वाले रिजल्ट भी आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। कौन से? जो सबसेक्शन वाले आपने पढ़े। तो देखो वहां पे हम जब दो वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करते थे ना, तो ये आपका ए वेक्टर होता था, है ना बच्चों। तो ये आपका ऐसे क्या होता था, बी वेक्टर होता था। तो आपको अगर ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, एस वेक्टर, तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो माइनस बी के लिए क्या करते थे हम, ऐसे अपोजिट करते थे। ये आपका माइनस बी है, वेक्टर में नेगेटिव डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड लेकिन बी ही रहता है, ये आपको पता है बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो आप इसको ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में कर लो। हमें तो इसको और इसको जोड़ना है ना, तो इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं पीछे। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये हमें पता है। तो देखो बच्चों, बी माइनस बी वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड अगर हम उसका लिखें तो वो कितना हो गया, बी कॉस थीटा। इसके साथ थीटा जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा, और ये नीचे वाला कंपोनेंट आपका बी साइन थीटा। इसके साथ थीटा नहीं है तो ये बी साइन थीटा हो गया। अब देखो आप इन दोनों के लिए माइनस बी वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी साइन थीटा, इसका कंपोनेंट कर दिया तो इसका मतलब नहीं है, क्योंकि इसको कंपोनेंट के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। या तो बी लिखो या तो कंपोनेंट लिखो। जब हमने कंपोनेंट लिख दिया तो माइनस बी का मतलब नहीं है। अब उसको ए के साथ जोड़ना है, ए वेक्टर के साथ। तो देखो ये बी कॉस थीटा वाला अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये घट जाएगा स्केलर की तरह। तो इसका नेट डायग्राम आपके पास देखो ऐसे आएगा, इसमें ए के साथ बी कॉस थीटा माइनस हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में घट जाता है सिंपली स्केलर की तरह। तो ये हो जाएगा a माइनस बी कॉस थीटा, और ऐसे नीचे की तरफ आप करोगे तो ये आपके पास बचा b साइन थीटा। मतलब इस पूरे डायग्राम को इक्विवेलेंटली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब जो आपका इसका रिजल्टेंट है सबसेक्शन वेक्टर का, वो सबसेक्शन वेक्टर निकाल लो भाई। ये आपका एस वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो फिर से वही 90 डिग्री, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो रूट ओवर आप यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे, a माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर आप करोगे, तो आपको वही रिजल्टेंट आएगा जो रिजल्टेंट बच्चों आपने कहा निकाला था, याद करो, जो आपने वहां पे निकाला हुआ था सबसेक्शन वाले में, है ना। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस आ जाता है 2ab, क्योंकि यहाँ माइनस है, कॉस थीटा। और आप ये एंगल बीटा भी निकाल सकते हो, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा। देखो ये रिजल्ट निकाले थे, कंपोनेंट करने से देखो कितनी आसानी से रिजल्ट आ जाते हैं। ऐसा नहीं, बहुत जगह पर ये कंपोनेंट बहुत जगह पे डायरेक्ट आंसर देगा आपको। देखो और कैसे कर सकते हैं, अगर आपको याद है पैरेललोग्राम लॉ में मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि भाई आपके दो वेक्टर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब ये एक वेक्टर है आपके पास a, उसका मैग्नीट्यूड भी है a, और ऐसा आपके पास दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड a है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो ताकि इनका जो रिजल्टेंट आए बच्चों, रिजल्टेंट आए, वो भी कितने वेक्टर का, वो भी कितने का मैग्नीट्यूड हो, वो भी a हो, उसका मैग्नीट्यूड भी हो। तो ऐसा कितना एंगल होता, तो आप याद करो आपने प्रूफ किया था 120 डिग्री, है ना, उसके लिए निकाला था। तो इसको थीटा जब आप निकालते हो तो 120 डिग्री आता है, लेकिन इसको आप कंपोनेंट से निकाल सकते हो बहुत आसानी से। देखो कैसे, इन दोनों का रिजल्टेंट ए होना चाहिए, तो इनको बीच में एंगल कितना है। अच्छा ये तो आपको पता है कि दो इक्वल वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो एंगल बाइसेक्टर पे होता है, मतलब ये एंगल भी थीटा बाई 2 है और ये एंगल भी थीटा बाई, अगर दोनों ए वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का एंगल ए है, तो उसका जो रिजल्टेंट है जो कि ए के बराबर ही है, तो उनका आप पता है, उनका पता है आपको कि वो दोनों जो है वो बाइसेक्ट करता है। रिजल्टेंट क्या करता है, दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को बाइसेक्ट करता है। तो इस वेक्टर से भी ये एंगल कितना हो गया बच्चों, थीटा बाई 2। इस वेक्टर से भी ये एंगल कितना हो गया, थीटा बाई 2। अब देखो ये वाला जो ए वेक्टर है, इसका जो a बाई 2 रिजल्टेंट के अलाउंग कॉम्पोनेंट लो, तो ये थीटा बाई 2 से जुड़ा हुआ है, तो इसका ये वाला कॉम्पोनेंट हो गया a cos थीटा बाई 2, है ना, इस वाले का, इस वाले का। और नीचे वाले हॉरिजॉन्टल वेक्टर का कॉम्पोनेंट देखो आप, तो ये भी हो जाएगा a cos थीटा बाई 2, क्योंकि इसके साथ भी एंगल थीटा बाई 2 है।
अब ये दोनों जो इनका रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन, वो दोनों ऐड हो जाएंगी। तो जो आपका रिजल्टेंट बचेगा, रिजल्टेंट, ये दोनों का सम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा बाई 2। और आपको थीटा निकालना ताकि रिजल्टेंट ए आ जाए वापस से, तो यहाँ पर रिजल्टेंट की जगह ए रख दो, तो 2a cos थीटा बाई 2, यहां से ए और ए कैंसल, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, 1/2, तो cos थीटा बाई 2 जो हो जाएगा वो 1/2 हो गया, और cos थीटा बाई 2 1/2 मतलब ये 60, तो थीटा बाई 2 60 हो गया, और थीटा बाई 2 60 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 120। देखो ये यहां से भी प्रूफ हो जाता है। तो एक ही सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ये कंपोनेंट मेथड, इसलिए मैंने कहा कि वेक्टर्स के केस में आपको वो मेथड अप्लाई करना जिससे आपका आंसर जल्दी आए। तो कभी किसी केस में पैरेललोग्राम लॉ लगाने से जल्दी आंसर आएगा, और कभी किसी केस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर कर जोड़ने में ज्यादा आंसर आएगा। लेकिन 90% ऑफ द केस कंपोनेंट वाली मेथड ज्यादा कारगर है। ये हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में देखेंगे, जब एफबीडीज बनाया करेंगे तब देखेंगे ये कंपोनेंट कितने फायदेमंद है हमारे लिए। बहुत बड़े बड़े सवाल बहुत चुटकियों में हो जाते हैं बच्चों वेक्टर्स के, मतलब फोर्सेस को जोड़ना, वेलोसिटीज को जोड़ना, अगर आपको कंपोनेंट मेथड आती है और सही से उसको अप्लाई करना आता है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि चीजें कैसे चल रही। अब जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें आप समझते हैं कि ये कंपोनेंट मेथड कितना इफेक्टिव है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कितना इफेक्टिव होता है कभी कभी किन्हीं सवालों पर। जैसे इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, बोला गया कि यहाँ पे बच्चों ऐसे ग्राउंड है, और ग्राउंड पर एक आपको क्या लगा हुआ है बच्चों, एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक जिसका मास m है इस ब्लॉक का, और इसमें बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। बोला ऐसा 20 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, फिर इस डायरेक्शन में एक ऐसा 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चों, बोला गया 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर आपका एक ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लग रहा है, लेट सपोज 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फिर आपका एक ऐसे फोर्स लग रहा है बच्चों जो कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो बताया जा रहा है कि इस हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। और एक पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, देखो ये मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरीके से। तो देखो इसमें बच्चों कितने सारे फोर्सेस हैं, 1 2 3 4 5, इस एक ब्लॉक पर 5 फोर्सेस लग रहे हैं, आप खुद सोचो। और इन सब का हमें नेट फोर्स चाहिए। अगर मान लो कि आपसे इसका एक्सेलरेशन पूछा गया, तो नेट फोर्स अपॉन मास होता है ना, तो नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। अब ऐसे 5 फोर्सेस को अगर ऐड करने जाओगे पैरेललोग्राम लॉ से, तो फिर तो हो गया काम, कुछ नहीं होने वाला बच्चों, है ना। क्यों? क्योंकि आप इन दोनों को जोड़ोगे, फिर इसका एंगल निकालोगे, फिर इसको इससे जोड़ोगे, उसका एंगल निकालोगे, फिर उसको इससे जोड़ोगे। तो ऐसे पैरेललोग्राम लॉ तो कई बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो 2 वेक्टर्स के लिए लगाते हैं। तो ऐसे में तो आप पागल हो जाओगे भाई लगाते लगाते, है ना। और कितना रिजल्ट आएगा, और फिर देखो बीच में एंगल भी जो आएगा वो भी डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इस केस में पैरेललोग्राम लगाना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो अब आप देखो कि इतने ज्यादा फोर्सेस होने के बावजूद भी ये सवाल मुश्किल से 1 मिनट का है। अगर आपको क्या आता है बच्चों, कंपोनेंट और रेजोल्यूशन, तो देखिए हम लोग करते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे देखो 20 का न्यूटन तो रेजोल्यूशन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि रेजोल्यूशन जो हम कर रहे हैं सॉल्यूशन करते हैं और नेट फोर्स निकालते हैं हम। आपसे बोला गया कि इसमें फाइंड द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप जो रेजोल्यूशन करेंगे उसकी एक्सिस डिसाइड कर लो। तो मैं तो ये वाली लाइन को, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को एक्स एक्सिस मान लेता हूं, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस मान लेता हूं। अब रिजॉल्व करता हूं। अब देखो 20 न्यूटन तो एक्स एक्सिस में है, तो उसको करने की जरूरत है नहीं। तो बच्चों मैंने 20 न्यूटन का डायग्राम यहाँ पे बना दिया, लो 20 न्यूटन आ गया। वैसे ही 5 न्यूटन को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है ही। तो यहाँ पे 5 न्यूटन आपने बना लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्स वाले डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, घट जाएंगे, है ना, क्योंकि स्केलर की तरह ट्रीट होंगे अब ये। उसके बाद फिर ये 50 न्यूटन, एक और कंपोनेंट है जो वाई में है, वो भी हमें कोई तकलीफ नहीं दे रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी वाई में है। तो ये 20 न्यूटन वाला तो वाई में है, इसका भी कोई दिक्कत है नहीं। अब ये 50 वाला दिक्कत दे रहा है ना, तो 50 वाले के कंपोनेंट कर लो। 50 के जब कंपोनेंट करोगे तो 50 वाले को लिखने की जरूरत है नहीं। अब 50 के कंपोनेंट क्या होंगे बच्चों, तो 50 का एक कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस में होगा, और 50 का एक कंपोनेंट आपका वाई एक्सिस में होगा। अब बताओ 50 का एक कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस में वो कितना होगा बच्चों, इसके साथ एंगल 37 है, तो इसका एक्स कंपोनेंट जो होगा वो 50 cos 37 होगा। और आपको अगर एंगल नहीं पता, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया हुआ है, नहीं पता तो आप देख लो,
हमेशा 37 और 53 डिग्री जैसे एंगल आते हैं। तो इस ट्राइंगल को देखा करो बच्चों, 3-4-5 वाला ट्राइंगल, 3-4-5 वाला। इसमें जो छोटा एंगल होता है वो 37 डिग्री होता है और बड़ा एंगल जो 53 डिग्री होता है। अब cos 37 की वैल्यू यहां से देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो 4/5, तो cos 37 4/5 आ जाएगा। तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 4/5, तो देखो बच्चों कितना आ जाएगा, 5 और ये कैंसल, तो ये 40 आ जाएगा। यानी कि 50 का एक कंपोनेंट जो x की डायरेक्शन में वो हम बना लेते हैं, वो आपका 40 न्यूटन का आ गया। उसके बाद एक कंपोनेंट जो इसका y डायरेक्शन में, इसके साथ एंगल नहीं है 37, तो ये 50 sin 37 होगा। तो 50 sin 37 मतलब 50 इंटू साइन 37 की वैल्यू देखो बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5। तो इसको सॉल्व करोगे तो 30 आ जाएगा। मतलब इसका एक y कंपोनेंट आ गया जो कि 30 न्यूटन का है, वो भी हमने यहाँ पे बना लिया। अब उसके बाद देखो बच्चों, 10 वाला बच गया है, हमने चारों फोर्सेस बना लिए हैं, बाकी का एक ही फोर्स बचा है, विच इज 10 वाला फोर्स। तो इसके भी दो कंपोनेंट है, एक y एक्सिस के अलोंग, एक x एक्सिस के अलोंग। तो x एक्सिस के अलोंग जो है वो है 10, इसके साथ एंगल जुड़ा हुआ है बच्चों 53, तो 10 cos 53, जिसके साथ एंगल होता है वो cos का कंपोनेंट होता है। तो इक्वल्स टू 10 cos 53। देखो अब ये एंगल से देखना पड़ेगा, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 3/5। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल 2, ये 6 न्यूटन हो जाएगा। और वैसे ऊपर की तरफ ये जो y के कंपोनेंट है ये 10 sin 53 हो जाएगा। अब sin 53 अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5, तो बच्चों ये 8 न्यूटन हो जाएगा, है ना, ये 8 न्यूटन। देखो आई होप क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। अब ये वाले दोनों फोर्सेस हम यहाँ पे जो देख लेते हैं, लगा लेते हैं। तो ये y एक्सिस में 10 का कितना आया, 8 न्यूटन का फोर्स, और x एक्सिस के लॉन्ग पीछे की डायरेक्शन में ये 6 न्यूटन का फोर्स आया। तो देखो इस तरीके से आपने इक्विवेलेंट डायग्राम बना लिया। अब जोड़ना कितना आसान है, जब आपने कंपोनेंट कर लिए तो इनको जोड़ना बहुत ही आसान है। देखो बच्चों इसको जोड़ लेते हैं, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम नीचे बना लेते हैं। देखो ये 20 + 40 60 न्यूटन राइट की तरफ है और 11 न्यूटन लेफ्ट की तरफ है। तो जो नेट बचेगा वो राइट की तरफ बचेगा, 60 - 11 अपोजिट डायरेक्शन में, तो बच्चों घट जाएंगे फिर डायरेक्टली। तो 60 - 11, तो 60 - 11 करोगे तो नेट एक्स एक्सिस में कितना बचेगा, 60 - 11 करोगे तो बच्चों मेरे ख्याल से 49, है ना, न्यूटन बचा। और y एक्सिस में कितना बचेगा, ये सब जुड़ रहे हैं क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में, y पॉजिटिव y, तो 8 20 + 30 50 और 8 58 न्यूटन। तो ऊपर की तरफ 50 न्यूटन। मतलब अब जो इसका रिजल्टेंट है वही इन पांचों फोर्स का रिजल्टेंट है, ये नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स। तो ये नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, देखो रूट ओवर 90 डिग्री पे ना, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो रूट ओवर 49 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट 58 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना आपका काम है। और आप चाहें तो ये एंगल अल्फा भी निकाल सकते हैं कि एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे लगेगा नेट फोर्स। तो tan अल्फा देखें तो इसमें होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 58 न्यूटन के बराबर है और बेस 49 के बराबर। तो यहाँ से आपका tan अल्फा आ जाएगा और यहाँ से आपका एफ नेट आ जाएगा। तो ये तो बच्चों मुझे समझाने में टाइम लगा, लेकिन जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे और कंपोनेंट्स तुरंत ये देख के आते हैं, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये 1 मिनट का भी सवाल नहीं रह गया। और लेकिन अगर आप यही सवाल पैरेललोग्राम लॉ से करने जाओगे तो फिर दो वेक्टर्स को जोड़ोगे, फिर उसका रिजल्टेंट आएगा, फिर उसको तीसरे से जोड़ोगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा। तो ऐसे पैरेललोग्राम कितने बार लगाओगे, और उसमें जो एंगल आएंगे वो इतने खतरनाक आएंगे तो उनको जोड़ ही नहीं पाओगे आप, एंगल ही नहीं निकलेगा आपसे, है ना। तो वहां पे ये बहुत टफ हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ से। तो ऐसे जगहों पर जहां पे फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं तो उनको जोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उनको कंपोनेंट्स करो, क्योंकि कंपोनेंट्स का करने का फायदा ये हो जाता है कि वो एक ही डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, तो वो स्केलर की तरह जुड़ जाते हैं, स्केलर की तरह घट जाते हैं। फाइनली जो पूरा डायग्राम है वो आपका एक्स और वाई में टूट जाएगा। तो आप 90 डिग्री वाला केस लगा दो जो पैरेललोग्राम में पढ़ा है, या फिर वही हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा सकते हो, एंगल भी आपका बहुत आसानी से निकल आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रेजोल्यूशन या कंपोनेंट करना सीखना कितना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि आगे चलकर ऐसे सवाल ही बनने वाले हैं एनएलएम में और कई जगहों पे जब आप एफबीडी बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम्स, है ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए बच्चों इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। इसमें बोला गया बर्ड मूव्स विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन, एक ऐसी डायरेक्शन में वो मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री ईस्टर्न लाइन,
ईस्ट वाली डायरेक्शन से वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है आपका 60 डिग्री विद द वर्टिकल अपवर्ड, तो वर्टिकली अपवर्ड वो 60 डिग्री बना रही है और रिप्रेजेंट अ वेलोसिटी इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन भी है और इसमें वर्टिकली अपवर्ड है, मतलब बच्चों 3 डायमेंशन है। पहली बात तो ये आप समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप तो ऐसे देखो, जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होते हैं इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ऐसे है ना बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, टेबल जैसे रखा हुआ है ना, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। तो ये बच्चों आपका कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ वाला। ये डायरेक्शन आपका साउथ वाला हो गया, पीछे का वो नहीं बना रहा हूं मैं। और ये जो आप एक्स एक्सिस जगह बोलेंगे तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ईस्टर्न डायरेक्शन। तो ये आप ऐसा मान लो कि ये एक्स डायरेक्शन है, नॉर्थ वाला आपका वाई डायरेक्शन है, ये एक्स वाई प्लेन पर है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड आपका जेड डायरेक्शन है, हम ऐसा मान लेते हैं। अब ये वर्ड कहीं तो बीच में फ्लाई कर रही है, कहीं पे तो ऐसा कुछ फ्लाई कर रही है इस तरीके से, ऐसे ये वर्ड आपका फ्लाई कर रही है। तो बच्चों ये जो वर्ड का फ्लाई करने की डायरेक्शन है ये वेलोसिटी वेक्टर, तो ये बोला गया है कि जो ईस्ट वाली डायरेक्शन है, ईस्टर्न डायरेक्शन, उससे ये 60 डिग्री एंगल बना रही है और वर्टिकल से भी ये 60 डिग्री एंगल बना रही है, लेकिन वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है ये नहीं पता। तो बच्चों ये तो पता है आपको, एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है वो अल्फा के बराबर होता है, जेड एक्सिस से जो एंगल होता है वो गामा होता है, और वाई एक्सिस से जो एंगल होता है वो बीटा होता है। तो पहले तो हमें बीटा के बारे में ही नहीं पता, उसका निकालना पड़ेगा। लेकिन आपको ये तो पता है, मैंने आपको बताया था डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। अगर आपको किसी भी वेलोसिटी वेक्टर का एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल पता है तो आप उसको क्या लिख सकते हो बच्चों, याद करो। अगर उसका एक्स कंपोनेंट लिखना है और उसके साथ हमें एंगल पता है तो उसका एक्स कंपोनेंट होता है बच्चों कितना, यहाँ पे आर होता था तो आर कॉस एल्फा, है ना। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो लिखेंगे अगर हम, तो ये वेलोसिटी वेक्टर को हम लिख सकते हैं 3 डायमेंशनली। ये जो इसका मैग्नीट्यूड है 20 मीटर पर सेकंड वो दिया है, तो ये हो जाएगा v cos अल्फा। v cos अल्फा वाला कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल है ना अल्फा, तो ये आई कैप वाला कंपोनेंट है। फिर v cos बीटा, तो आपका जो cos बीटा वाला कंपोनेंट है वो बच्चों किसके साथ है, वाई एक्सिस के साथ, नॉर्थ के साथ, तो वहां पे जे कैप लिख लेंगे, प्लस वर्टिकली अपवर्ड के साथ आपका जो एंगल है वो गामा है, तो यहाँ पे v cos गामा जे कैप के कैप, तो यहाँ पे के कैप लिख लेंगे, है ना। तो ये हमें निकाल लेंगे। तो देखो अल्फा और गामा तो पता है हमें, पता क्या नहीं है, बीटा। तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक हमें बीटा नहीं पता रहेगा। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे बीटा के लिए, तो याद करो डायरेक्शन कोसाइंस का जो स्क्वायर होता है वो बच्चों 1 के बराबर होता है, ऐसा मैंने आपको थ्योरी क्लास में, पिछले क्लास में कराया था। तो याद करो वो डायरेक्शन कोसाइन वाला जो रूल था, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 1, है ना। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो कॉस 60 कितना होता है बच्चों, 1/2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस बीटा, बीटा हमें पता नहीं है वो निकालना पड़ेगा, प्लस कॉस गामा, तो ये भी 60 डिग्री है, तो कॉस गामा 1/2 और उसका स्क्वायर तो 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। और इक्वल्स टू ये हो जाएगा बच्चों 1, तो ये 1/4 1/4, है ना। तो ये 1/2 ही बचेगा, तो ये कॉस स्क्वायर बीटा, ये दोनों को जोड़ोगे तो 1/2 बचेगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1/2, है ना। सॉल्व तो आप कर ही सकते हो। तो कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितना, ये 1/2 बचेगा, उसका रूट, तो 1/√2। तो देखो कॉस बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 1/√2। अब अगर कॉस बीटा की वैल्यू आ गई है तो अब अप्लाई कर दो, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, तो वेलोसिटी वेक्टर आपका कितना आ जाएगा, v मतलब 20 cos अल्फा मतलब 60 आई कैप प्लस v 20 cos बीटा, बीटा की वैल्यू, cos बीटा की पूरी वैल्यू, cos लिखने की जरूरत है ही नहीं, cos बीटा की वैल्यू 1/2 है बच्चों, है ना। तो cos बीटा की वैल्यू 1/√2 हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। उसके बाद j कैप और प्लस v मतलब 20 cos गामा, और गामा की वैल्यू भी 60 डिग्री, यहाँ पे k कैप लिख लेते हैं। तो जो वेलोसिटी वेक्टर आया 3 डायमेंशन में, cos 60 1/2 और ये कैंसिल, तो ये 10 आई कैप प्लस ये 10 इंटू 2 कर सकते हैं बच्चों, √2 कट जाएगा तो ये 10√2 बचेगा, सॉल्व करना आपको आता ही है, 10√2 जे कैप और प्लस ये भी 10 बचेगा, तो 10 के कैप। तो जो वर्ड की वेलोसिटी वेक्टर है स्पेस में, उसका आंसर ये रिप्रेजेंट हम इस तरीके से कर सकते हैं, 10 आई कैप प्लस 10√2 जे कैप प्लस 10 के कैप। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन क्लियर होगा। तो अच्छा सवाल है।
इसको ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन कोसाइंस का यूज हुआ है। तो कई बार डायरेक्शन कोसाइन वाला जब यूज होता है तो बच्चों को समझ में नहीं आता है क्वेश्चन में कि वो यूज हो रहा है, इसलिए वो कर नहीं पाते हैं। बाकी आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा इन बातों। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें बोला गया है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू इतना, मतलब 2i कैप 4j कैप माइनस 5k कैप, बीच में कुछ नहीं है, वो प्लस लिख दिया था तो काट दिया है, माइनस 5k कैप है, देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अल्फा। तो आप डायरेक्शन कोसाइंस तो बच्चों जानते ही हो, थ्योरी लेक्चर में हमने पढ़ा है, डायरेक्शन कोसाइन होता है एक्स एक्सिस के साथ जो डायरेक्शन कोसाइन है वो कॉस अल्फा है। तो आपको याद होगा मैंने फॉर्मूला लिखवाया था एक्स कॉम्पोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये आपका कॉस अल्फा होता है ना। वैसे ही आप डायरेक्शन कोसाइन विद वाई एक्सिस कॉस बीटा निकाल सकते हो, वो क्या होता है बच्चों, वाई कॉम्पोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और ऐसे ही आप गामा भी निकाल सकते हो, जेड एक्सिस से जो डायरेक्शन कोसाइन है वो जेड कॉम्पोनेंट अपॉन ए वेक्टर है ना। तो एक्स कॉम्पोनेंट 2 है, वाई कॉम्पोनेंट 4 है और जेड कॉम्पोनेंट -5 है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, है ना। तो यहां से देखो ये कितना आ जाएगा, तो ये √45 मिल रहा है। तो √45 भी लिख सकते हो, या फर्दर इसको सॉल्व करना चाहो तो 3 इंटू 9 इंटू 5 लिख सकते हो ना। तो 3 बाहर आ जाएगा, √5 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सारी वैल्यूज तो आ गई है। ए एक्स की वैल्यू 2 है तो ये 2 बाई ए मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल्स टू 3√5। तो ये आपका कॉस अल्फा, एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन कोसाइन आ गया। फिर उसके बाद आपका ए वाई विच इज इक्वल्स टू 4 बाई मैग्नीट्यूड मतलब 3√5। तो ये आपका वाई एक्सिस के साथ डायरेक्शन कोसाइन आ गया। और ए जेड विच इज इक्वल्स टू -5 बाई 3√5, है ना। आप चाहें तो फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस है विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर है और इस प्रकार के अब आप क्वेश्चंस कर पाओगे।